द नेम ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। चैप्टर का नेम है व्यापार से साम्राज्य तक। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। आपको पता है कि भारत अंग्रेज़ों के अधीन रहा है, अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था भारत पर। तो वो शासन कैसे स्थापित हुआ भारत में, और किस तरह से अंग्रेज़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया इतने लगभग कोई 150-200 साल तक। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमारा जो भारत है वो भारत पर अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत पर मुग़लों का शासन हुआ करता था। मुग़ल बादशाह थे यहाँ के। औरंगजेब औरंगजेब जो था वो अंतिम सबसे शक्तिशाली मुग़ल शासक था। और भारत में मुग़लों का जो शासन था वो बाबर के भारत की विजय के साथ वो शुरू हुआ था। बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो इस तरह से अंतिम जो महान शासक था वो औरंगजेब था। उसके बाद भी मुग़लों की सत्ता कायम रही। और अंतिम जो मुग़ल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जो है मुग़लों का अंतिम बादशाह था। तो किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को अपने अधीन किया, किस तरह से उनने कब्जा किया भारत पर। हालांकि जो अंग्रेज़ थे वो भारत क्यों आए थे, है पता आपको? वो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापार करने के लिए आई आई थी। तो कंपनी जो है 1600 में भारत आई थी। हालांकि अंग्रेज़ों के आने से पहले पुर्तगाली जो है भारत आ चुके थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक मानचित्र दिया है। ये यहाँ पर भारत है और यहाँ पर इंग्लैंड है, ये यूरोप है। इधर ये सारा जो है क्या है, यूरोप महाद्वीप है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाल यहाँ पर है। यहाँ से पुर्तगाली आए थे भारत। तो अंग्रेज भी समुद्री मार्ग से भारत आए थे। अब यहाँ से इसका मार्ग दिया है कि कहाँ कहाँ से वो भारत पहुँचे थे। तो इस तरह से वो अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश। तो यहाँ से होते हुए फिर इस तरह से वो यहाँ पर सबसे पहले वो केरल के कालीकट में पहुँचे थे, पुर्तगाली पहुँचे थे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले पुर्तगाली जो है भारत से व्यापार करना जो है शुरू कर चुके थे, और व्यापार में काफ़ी मुनाफा भी वो कमा चुके थे। अब भारत से कौन कौन सा व्यापार होता था, किस तरह का व्यापार होता था। अब भारत उस समय एक समृद्ध देश था और भारत से बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात होता था। निर्यात मतलब भारत से बहुत सारी वस्तुएं जो है दूसरे देशों को भेजी जाती थी, जैसे अफ्रीका को, या मध्य एशिया में, या फिर यूरोप महाद्वीप। अब भारत से कौन कौन सी वस्तुएं भेजी जाती थी उसमें पहली वस्तु है गरम मसाले। गरम मसालों के लिए भारत जो है प्रसिद्ध रहा है। और दूसरा था कपड़ा, सूती और रेशमी कपड़ा। भारत का कपड़ा बहुत ही सुंदर होता था, खासकर जो रेशमी कपड़ा था वो काफ़ी बारीक होता था। यहाँ के जो कारीगर थे, कपड़ा बुनकर लोग, वो बहुत ही सुंदर कपड़ा बनाते थे, रेशम का कपड़ा। और गरम मसाले, गरम मसालों में जैसे आपको पता है, जैसे छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जैसे जायफल है, या फिर सौंफ है, या फिर काली मिर्च है, या फिर जीरा है, या मीठा सौंफ है। इस तरह के जो गरम मसाले होते हैं इनका भारत में काफ़ी जो है उत्पादन होता था। और इन गरम मसालों को भारत भेजा जाता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो इनको जो है भारत से यूरोप के देशों में इन मसालों और कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो सारा व्यापार जो है समुद्री मार्ग से हुआ करता था। अंग्रेज़ों से पहले और यूरोपीय लोगों से पहले जो अरब देश के व्यापारी थे, यहाँ है अरब, अरब देश के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे। तो यहाँ से वो व्यापार जो है वो स्थल मार्ग से होता था। यहाँ से मध्य एशिया, मध्य एशिया से फिर अफ्रीका के देशों को, या फिर यूरोप के देशों को इन चीज़ों की सप्लाई होती थी।
और वापस यहाँ से क्या आता था, इन देशों से आता था फिर जैसे सोना, चांदी या फिर टिन या बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, कीमती पत्थर या फिर दूसरी बहुमूल्य चीज़ें जो है इसके बदले जो है भारत मसाले और कपड़े के बदले में भारत जो है आती थी। इन चीज़ों की भारत में कमी होती थी। तो इस तरह से भारत का व्यापार जो है एक मुनाफे वाला व्यापार था। इसमें काफ़ी मुनाफा हुआ करता था अरब देश के व्यापारियों को। उनकी देखा देखी में फिर यूरोप में, क्योंकि इन चीज़ों की मांग थी, तो यूरोप के लोग भी सोचने लगे कि क्यों ना वो वहाँ के व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार करें और उसमें मुनाफा कमाए। इसलिए जो है यूरोपियों ने, अब यूरोपियन लोगों ने जो है भारत के साथ व्यापारिक मार्ग ढूंढने की कोशिश की। तो क्योंकि जो स्थल मार्ग थे उस पर तो मध्य एशिया के लोगों का अधिकार हुआ करता था। अब यहाँ यूरोप के लोगों ने समुद्री मार्ग द्वारा भारत का रास्ता, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो भारत के साथ समुद्री मार्ग की तलाश की, खोज की, वो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने फिर भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया। इसके लिए उनने कंपनी बनाई और उस कंपनी ने काफ़ी मोटा मुनाफा कमाया। तो उनकी देखा देखी में अंग्रेज़ों ने भी सन 1600 में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी थी, व्यापार करने वाली एक कंपनी थी। तो पहले तो अंग्रेज जो है व्यापारी बनकर भारत आए, फिर उनने व्यापार में काफ़ी छूट भारत के शासकों से उनने छूट हासिल की। तो और उनने यहाँ से माल जो है अपने देश इंग्लैंड सप्लाई करना शुरू कर दिया। और इनका जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से अफ्रीका महाद्वीप के केप टाउन से होकर, जो केप एक अंतरीप है वहाँ से होता हुआ वो व्यापार जो है यूरोप के देशों तक होता था। सबसे पहले वास्को डिगामा ने, यहाँ पर आंकड़े दिए हैं कि वास्को डिगामा ने सबसे पहले 1498 में भारत के साथ जो है समुद्री मार्ग की तलाश उसने की थी और वो सफल रहा था। बहुत सारे उसके साथ और व्यापारी थे। तो सबसे पहले वास्को डिगामा जो पुर्तगाली व्यापारी था वो भारत पहुंचा था। तो उसने ढूंढा था, ये मार्ग ढूंढा था। फिर जो है यूरोप की बहुत सारी कंपनियां बनी, व्यापारी कंपनियां, उनने भारत के साथ सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि जिसकी जो है यूरोप के देशों में मांग थी, इन वस्तुओं का जो है व्यापार करना शुरू कर दिया और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, यूरोप में बहुत सारी कंपनियां बनी जो भारत के साथ व्यापार करती थी। मैंने पहले ही आपको बताया कि पुर्तगालियों ने कंपनी बना ली, फ्रांसीसियों ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अंग्रेज़ों ने बनाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके अलावा और भी जो यूरोप के देश थे उनने भी अपनी कंपनियां बनाई और भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये अनेक देशों की कंपनियां जो भारत के साथ व्यापार करना उनने शुरू कर दिया था, तो इस व्यापार में काफ़ी ज़्यादा अब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और हर एक कंपनी चाहती थी कि जो भारत के साथ व्यापार है उस व्यापार पर उनका कब्जा हो और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो उसके लिए उनके बीच में कई लड़ाइयाँ भी हुई, युद्ध भी हुए और वो एक दूसरे के जहाज़ों को कई बार डुबा देते थे या फिर रास्ते में जो है उनके व्यापार में बाधा डालते थे और कई बार जहाज़ों को लूटा भी जाता था। तो इस तरह से उनने एक दूसरे को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया और उनने हथियार रखने भी शुरू कर दिए। और अपनी जो जहाँ पर उनके जो गोदाम थे, जिसको उस समय फैक्ट्रियाँ कहा जाता था, अब यूरोप की जो सारी जो कंपनियाँ थी जो भारत के साथ व्यापार करती थी, उनने बंदरगाहों पर अपनी कोठियाँ बनाई थी, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी। तो इन फैक्ट्रियों की उनने कीलाबंदी करना शुरू कर दिया और वहाँ पर सैनिक रखना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि वो अपने व्यापारिक माल को दूसरे देशों के हमले से या लूटे जाने से वो बचा सके। इसके लिए उनने अस्त्र शस्त्र या फिर सेना रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार अब शुरू कर देती है। सबसे पहले उनने एक फैक्ट्री बनाई 1651 में हुगली नदी के किनारे। अब ये हुगली कहाँ है? ये हुगली कलकत्ता शहर के पास ही
पास से जो है नदी बहती है, हुगली नदी। तो वहाँ पर उनने अपनी कोठी बनाई, फैक्ट्री बनाई, और वहाँ से उनने कार्य करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का उस समय जो मतलब था, वो आज जैसे हम फैक्ट्री का मतलब लेते हैं, आज हम फैक्ट्री किस चीज़ को कहते हैं? आज हम फैक्ट्री कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी मशीनें हों, जहाँ पर किसी वस्तु को मशीनों से बनाया जाता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में बद्दी में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो उस समय फैक्ट्री का मतलब उस तरह की फैक्ट्री से नहीं है जिस तरह से हम आज फैक्ट्री का मतलब लेते हैं। उस समय फैक्ट्री का मतलब क्या था? उस समय फैक्ट्री का मतलब था एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये जो कंपनियां होती थी, व्यापारी कंपनियां, वो अपने माल का भंडारण करती, जहाँ पर उनका ये फैक्ट्रियां एक तरह का स्टोर होती थी। ये बंदरगाह के किनारे होती थी, जहाँ से भारत के अलग अलग हिस्सों से माल आकर उसका भंडारण किया जाता था, और उस माल को फिर समुद्री जहाज़ों में लादकर यूरोप के देशों में पहुंचाया जाता था। तो उस स्थान को फैक्ट्री उस समय कहा जाता था। तो फैक्ट्री का मतलब आज की तुलना में जो है, फैक्ट्री का मतलब जो है उस समय अलग माना जाता था। वो एक तरह का वेयर हाउस होता था, स्टोर होता था। तो इस तरह से जो है उनका व्यापार जो है फैला, अंग्रेज़ों का व्यापार फैला। तो अंग्रेज़ों ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास जो है बसने के लिए प्रेरित किया, कि जो सौदागर जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको फैक्ट्री के आसपास ही वो बस जाते थे। तो इस तरह से उनने 1696 में कंपनी ने अपने जहाँ पर ये जो हुगली नदी के किनारे जो अंग्रेज़ रहते थे, जहाँ पर उनकी अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थी, उसकी उन्होंने चारों तरफ से एक किला नुमा दीवार उनने बना दी, किलाबंदी कर दी उसकी। और ये जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मुनाफा कमाने के लिए मुगलों के जो अफसर होते थे, क्योंकि भारत पर उस समय अंग्रेज़ों के आने से पहले, और जब अंग्रेज़ शुरुआत में व्यापार करते थे भारत में, तो उस समय मुगलों का शासन होता था। मैंने आपको पहले बताया कि अंतिम जो मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफ़र था। तो या औरंगजेब के समय में जब इनने जो है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से छूट हासिल की थी, लाइसेंस प्राप्त किया था। तो मुगल जो अफसर होते थे वो रिश्वतखोर होते थे। वो कई बार इनसे रिश्वत लेते थे। तो रिश्वत देकर उन्होंने जो है 3 गाँव की जमींदारी प्रथा थी उस समय। जो ज़मीनें होती थी वो ज़मींदारों के पास होती थी, और किसान ज़मींदारों के खेतों में खेती करते थे, बदले में वो टैक्स देते थे, और ज़मींदार फिर मुगल सरकार को टैक्स दिया करता था। तो इस तरह से उनका व्यापार जो है चलता था। और अंग्रेज़ों ने अब 3 गांव की ज़मींदारी हासिल कर ली, और कलकत्ता में उन्होंने जो है अपनी कोठियाँ बनाई थी। उसको आज हम कोलकाता कहते हैं, उस समय कालीकाता उसको कहा जाता था। अंग्रेज़ व्यापारियों ने औरंगज़ेब से, जो कि मुग़ल बादशाह था उस समय, उन्होंने कंपनी के लिए जो है बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए, बिना जो व्यापार पर जो टैक्स लगता है, जो चुंगी लगती है, बिना उसको चुकाए उन्होंने अंग्रेज़ों से लाइसेंस, अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब से इस तरह का एक फरमान औरंगज़ेब की तरफ से जारी करवा दिया उनने, जिससे वो बिना शुल्क के, बिना कोई चुंगी दिए कलकत्ता में व्यापार कर सकते थे। इस तरह से उनने अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाहों से व्यापार करने के लिए रियायतें, मतलब छूट हासिल करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बताया छूट किस तरह की, जैसे बिना चुंगी के व्यापार, या फिर बिना कोई ज़्यादा टैक्स दिए जो है वहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी के जो अफसर थे, एक तो वो कंपनी के लिए व्यापार करते थे, कंपनी के लिए जो है वस्तुओं की भारत में खरीद करते थे। उसके साथ साथ जो कंपनी के अफसर होते थे वो अपना प्राइवेट में भी अपना निजी व्यापार करते थे, मगर निजी व्यापार पर कोई छूट नहीं थी। समझ रहे हैं इस बात को? छूट जो है मुगल बादशाहों ने किस लिए दी थी? जो कंपनी का जो व्यापार होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था, उसके लिए जो है मुगल बादशाहों ने छूट प्रदान की थी उनको, ना कि जैसे जो अफसर थे वो अपना जो अपना साथ साथ वो कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करते थे, उस पर कोई छूट उन्होंने जो है प्रदान नहीं की थी। मगर अंग्रेज़ अफसर
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, वो कंपनी के व्यापार की आड़ में अपने जो अपना उनका निजी व्यापार होता था उसमें भी वो कोई शुल्क या कोई चूंगी वो नहीं देते थे। तो इस तरह से उन्हें फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से पहले तो वो व्यापारी कंपनी थी, धीरे धीरे जब उन्हें किलेबंदी की, फिर अपनी सेना रखनी शुरू कर दी, तो उनके भारतीय शासकों के साथ, जो छोटे मोटे शासक थे उनके साथ, या जो कलकत्ता के बंगाल के जो शासक थे उनके साथ युद्ध होने शुरू हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्यों युद्ध हुए। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में टकराव पैदा हो गया। ये जो बंगाल के नवाब होते थे, बंगाल के नवाब मुगल शासन के अधीन होते थे। वो जो है मुगलों की सत्ता मानते थे बंगाल के शासक, और वो मुगल बादशाह की ओर से बंगाल का शासन करते थे, और बंगाल का जो शासक होता था उसको नवाब कहा जाता था। तो जब तक औरंगजेब था तब तक ये नवाब जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है मुगलों के अधीन होते थे, क्योंकि औरंगजेब एक शक्तिशाली और एक बुद्धिमान शासक था। मगर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे, जैसे मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद अली वर्दी खान बंगाल का शासक बना। तो ये जो नवाब थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बंगाल का शासन करने लगे, और अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी जो है काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, चाहे मुर्शीद कुली खान हो, चाहे अली वर्दी खान हो, या सिराजुद्दौला। ये शक्तिशाली बादशाह थे। बादशाह नहीं बोलेंगे हम, नवाब बोलेंगे इनको। नवाब एक तरह का छोटा राजा। तो ये जो है काफ़ी शक्तिशाली थे, और पूरा बंगाल जो है इनके ही लगभग इनके ही अधीन था। मुगलों की इन पर नाम मात्र की सत्ता थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और व्यापार के लिए उनने लाइसेंस लिया था, और इनने रियायतें हासिल की थी, इसके बदले में जो है कंपनी बंगाल के नवाबों को नजराने देती थी, मतलब एक तरह की भेंट उनको देती थी। और कंपनी को उस समय सिक्के ढालने का कोई अधिकार नहीं था, वो अपने सिक्के नहीं चला सकते थे वहाँ पर बंगाल के नवाब के ही सिक्के वो चलते थे, व्यापार उसमें ही होता था, उन्हीं सिक्कों से व्यापार होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये बंदिश थी कि वो अपने फैक्ट्रियों की जो है किलेबंदी नहीं कर सकते थे, उसको रोकना था उनने। जो किलेबंदी उनने की थी उसको आगे वो नहीं बढ़ा सकते थे। और बंगाल के नवाबों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बंगाल के जो अफसर थे, नवाब के जो अफसर थे, उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि जो राजस्व की वसूली है, राजस्व मतलब जो भूमि कर है, उसकी वसूली बंगाल से कम हो रही है, और बंगाल में नवाब की जो ताकत थी वो भी कमज़ोर पड़ रही थी। मगर कंपनी नवाबों को टैक्स देना नहीं चाहती थी। कोई जो व्यापार पर जो चूंगी टैक्स या फिर जो शुल्क लगता था उसको देने में कंपनी के अफसर आनाकानी करते थे, और बंगाल के नवाबों ने उन अफसरों को जो है वो चिट्ठियां लिखी, और बदले में जो है अंग्रेज़ अफसरों ने नवाब और उसके अधिकारियों को जो है इंसल्ट करना, उनका अपमान करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो अ, वहाँ का व्यापार था, बंगाल का जो व्यापार था वो काफ़ी उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार जो है टैक्स को हटा लेती। तो अंग्रेज़ों का कहना ही ऐसा था। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी वहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज़ गिने चुने थे भारत में, खासकर बंगाल में उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो वह अपना व्यापार तभी भारत में ज़्यादा बढ़ा सकते थे जब कंपनी के वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हो, या अंग्रेज़ों की वहाँ पर बड़ी संख्या हो। तो उनकी मदद से वो अपना व्यापार जो है भारत के कोने कोने में फैला सकते थे। और दूसरा उनका मानना था कि व्यापार तभी बढ़ेगा जब वो गाँव को खरीदेंगे। जैसे उनने कलकत्ता में 3 गांव उनने खरीदे थे, वहाँ की ज़मींदारी उनने हासिल की थी।
तो इस तरह से हो सकता था, या फिर जब वो अपने किलों का निर्माण करे, जब अपने लिए वो किले बनाए अपनी सुरक्षा के लिए, वहाँ पर उनकी सेना भी हो, हथियार भी हो, और वो अपने व्यापारिक माल की इस तरह से जो है सुरक्षा कर सकते थे।